हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसडीके क्लासेस। मैं मोनी एसडीके। आज हम करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जो पार्ट 6 है उसके प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम क्या था? यह दंतुरित मुस्कान और फसल हिंदी। देखिए, यह दंतुरित मुस्कान, मुस्कान यानी कि जब नए बच्चे के छोटे दांत, जब छोटे बच्चे के जो दूध के दांत निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? दंतुरित मुस्कान, जब वो बच्चा हंसता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो पहला प्रश्न है वो क्या है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब छोटा बच्चा हंसता है तो उसकी जो मुस्कान है उस मुस्कान का कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहकता देखकर ऐसा लगता है कि यह मृत व्यक्ति में भी जान डाल देगी, यानी कि उसकी मुस्कान इतनी ज़्यादा मनमोहने वाली है कि वो एक मरे हुए इंसान में भी जान डाल देगी। नेक्स्ट है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? क्या बोला उन्होंने? कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी मुस्कान में और जो एक बड़ा आदमी होता है, ठीक है, जो बड़े व्यक्ति है उसके मुस्कान में, दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए उत्तर, बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं कि अलग अलग अंतर होते हैं। देखिए क्या है कि बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होती है। बच्चे क्या होती है? जो बच्चे की जो मुस्कान है वो एकदम सरल होती है और स्वाभाविक होती है, यानी कि उसमें कोई भी छल कपट किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं होता। वहीं बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। क्या होता है? बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। आगे देखिए कि बच्चों की मुस्कान भोली और स्वार्थ रहित होती है। बच्चों की मुस्कान कैसी होती है? एकदम भोली और स्वार्थ रहित, यानी कि उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता। तो वहीं बड़ों की मुस्कान कुटिल और स्वार्थी होती है। स्वार्थी होती है। देखो क्या बोला गया है कि नेक्स्ट है, बच्चों की मुस्कान निष्काम और निश्चल होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान उसकी परिस्थितियों के अनुसार तय होती है। इस वाली लाइन को ध्यान से देखना कि जो बच्चों की मुस्कान है निष्काम और निश्चल होती है, उनमें कोई छल नहीं होता। तो और वहीं पे क्या हो जाता है? वहीं बड़ों की मुस्कान उसकी जो बड़ा इंसान है, यानी कि जो बड़े व्यक्ति है, उनकी मुस्कान उनकी परिस्थिति के अनुसार तय होती है। जो उनकी परिस्थिति है वो उसी की तरह मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बताया। सबसे पहला, मृतक में भी जान डाल देना, यानी कि एक मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देना। कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना, यानी कि जो कमल का फूल है वो तालाब को छोड़कर किस में खिल गया? मेरी झोपड़ी में खिल गया। ठीक है। बांस या बबूल से सैफालिका के फूलों का झड़ना। आगे, स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना, यानी कि हम क्या कहते हैं, अगर छोटे बच्चे के, उन्होंने क्या बोला है? छोटे बच्चे के स्पर्श करके वो पत्थर भी क्या हो गया? पिघल गया। तिरछी नजरों से देखकर मुस्काना, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो क्या हो गया? वो उन्होंने बोला है तिरछी नजरों से देखकर मुस्काना। भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। अब भाव बताने, पहला है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्तर है, धूल से सना शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतना प्रभावित करती है, यानी कि जो धूल से सना हुआ है, यानी कि जो धूल में सन रही है उसकी बॉडी, तो शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान, यानी कि जिसमें कोई छल नहीं है, उसकी जो मुस्कान है कवि को इतना प्रभावित करती है कि उसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में ना खिलकर उनकी झोपड़ी के अंदर आकर खिल गया हो। ठीक है। आगे नेक्स्ट है, छू गया तुमसे की झरने लग पड़े सैफालिका के फूल बांसता की बबूल। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव है कि शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के पेड़ से सैफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, यानी शिशु के स्पर्श में ऐसा जादू है, क्योंकि जब हम छोटे शिशु के स्पर्श करते हैं तो उसमें ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए, क्योंकि वो जो कठोर दिल वाला हृदय
लोगों का या कोई किसी भी व्यक्ति का, तो वो क्या होता है, वो हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए। आगे देखिए, अब किसके प्रश्न उत्तर है, अब फसल के। पहला है, कवि के अनुसार फसल क्या है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि कवि के अनुसार फसल क्या है। उत्तर है, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है, तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, यानी कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी के गुण हैं, सूर्य की किरणें हैं और वायु की मद गति का परिणाम है। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों से मिलकर कार्य करने से उपजता है। इनकी फसल कब उपजती है कि यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों से मिलकर कार्य करने से उपजती है। जब दोनों ही कार्य करते हैं तो तभी क्या होती है, फसल उपजती है। ठीक, आगे कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, आवश्यक जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। उत्तर है, कविता में फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। पहला क्या है, मनुष्य की परिश्रम, क्योंकि जो मनुष्य मेहनत करता है, जो व्यक्ति मेहनत करते हैं अपनी फसल की, मनुष्य के परिश्रम, फिर पानी आता है, फिर मिट्टी चाहिए क्योंकि मिट्टी आती है, फिर धूप आती है और फिर हवा आती है। ये क्या थे, सारे आवश्यक तत्व की बात कही है, यानी कि ये आवश्यक तत्व हैं अगर किसी फसल को उपजाना है। तो क्या क्या होना चाहिए, मनुष्य का परिश्रम, क्या क्या था उसमें, यानी कि मनुष्य का परिश्रम, पानी, मिट्टी, धूप और हवा, ये सभी आवश्यक तत्व थे। आगे देखते हैं, प्रश्न है थर्ड, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए ये हमारे लास्ट पेज चल रहा है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। अब देखिए उत्तर क्या है कि कवि ने यहाँ फसल के उपजने को मानव के श्रम से जोड़ा है, क्योंकि किसानों और मजदूरों द्वारा की गई मेहनत और उनके लगन के कारण ही फसल का उपजना संभव हो पाता है। यानी कि जो मनुष्य हैं जिनकी खेती होती है उनकी मेहनत और जो मजदूर के द्वारा जो मेहनत होती है खेती में, उनके द्वारा ही की गई मेहनत, उनके लगन के कारण ही फसल का उपजना संभव होता है। इसके बिना प्रकृति के तत्व की सार्थकता फसल उपजाने में व्यर्थ है। अगर हम किसी फसल को बो देंगे खेत में और हम उस पर मेहनत ही नहीं करें तो फिर वो फसल कैसे उपजेगी, नहीं उपज सकती। तो उसके लिए क्या करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका अर्थ क्या है। उत्तर है, इन पंक्तियों में फसल उपजाने में सूरज की किरणों तथा हवा के योगदान को दर्शाया गया है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है, इनकी फसल क्या करती है, प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूरज की किरणों से अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती है। तो वही हवा की मंद गति फसल के बढ़ने में सहायक होती है, यानी कि जब धीमी धीमी हवा चलती है तो क्या करती है, हमारी फसल तब बढ़ती है। ऐसे उन्होंने बोला कि सूरज की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती है, यानी कि जब धूप निकलेगी तो तभी तो हमारी फसल पकेगी, तो उस पर रोशनी डलेगी, प्रकाश डलेगा सूरज का। और आगे बोला फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है, उससे क्या होती है, प्रकृति से उसकी एनर्जी मिलती है उसे, यानी कि वो बढ़ती है ऊपर की तरफ और ज़्यादा उभरती है। तो आज हमारा यहीं चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।